हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड मैट्रिक्स। एंड इन दिस सेशन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली गेट डीए जो सैम्पल पेपर है दैट वाज रिलीज बाय आईआईएससी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस। तो 2024 में फर्स्ट पेपर आने वाला है गेट डीए का। एंड दिस सैम्पल पेपर उसका एक बेसिकली यू कैन से कि एक टाइप है जो आईआईएससी ने डिक्लेयर किया है। वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मशीन लर्निंग क्वेश्चंस फ्रॉम दैट पेपर टुडे। And then without further ado, let's start this. So, which among the following typically reduces overfitting in a supervised machine learning algorithm? So, पहले समझते हैं what is overfitting basically. Okay. तो suppose मैं कुछ data points draw कर रहा हूँ. Okay. Okay. अभी इसमें ये सारे क्या है ट्रेनिंग एग्जांपल्स. अभी मैं कुछ टेस्ट एग्जांपल्स भी ऐड करता हूँ इसमें. टेस्ट एग्जांपल्स कुछ ऐड करता हूँ. Okay. ये होगा टेस्ट एग्जांपल्स. ओके. नाउ सपोज अभी हम लोग एक 2 डिग्री पॉलिनोमियल फर्स्ट ड्रॉ करते हैं. मतलब एक 2 डिग्री पॉलिनोमियल पे फिट करने की कोशिश कर रहे हैं इस डेटा को. तो ये जो येलो पॉइंट्स है ट्रेनिंग पॉइंट्स है. तो कुछ ऐसे सपोज डेटा फिट होगा, राइट. तो बहुत सारे डेटा इस पे मैच भी हो रहा है. टेस्ट का क्या यहाँ पे एक थोड़ा ये देख लो तुम. यहाँ पे तुम्हें खुद एरर समझ में आएगा कितना एरर आ रहा है. ठीक है, ठीक है, ठीक है. ये हो गया अपना एरर. नाउ सपोज मैं ये लाइन हटा देता हूँ एक सेकंड. थोड़ा मिसलीडिंग हो जाएगा. हाँ, तो वैसे लाइन तो होना नहीं चाहिए. तो यू हैव टू इमेजिन द एरर योरसेल्फ. ओके. अभी वी आर ट्राइंग टू डू सम सपोज 10 डिग्री पॉलिनोमियल कुछ हम लोग फिट करने की कोशिश कर रहे हैं इसमें. तो अभी कैसे फिट होगा देखो. कुछ ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 टर्न्स हो गए. 9 टर्न्स. 9 टर्न्स मतलब दिस इज अनदर मैथमेटिकल पॉइंट. 9 टर्न्स मतलब 10 डिग्री पॉलिनोमियल. 10 डिग्री पॉलिनोमियल दिस इज समथिंग यू शुड नो. बट एनीवेज तो बेसिकली पॉलिनोमियल डिग्री बढ़ा दिया तो ट्रेनिंग पॉइंट्स को और बेटर फिट करने के लिए, ट्रेनिंग एरर कम करने के लिए कर्व्स बहुत ज्यादा आ गए ताकि वो पॉइंट्स के पास से गुजर सके, एरर कम हो ट्रेनिंग का. वेरी वेल. लेकिन इस पर टेस्ट एरर का क्या हो गया देखो. कितने सारे पॉइंट्स अभी मिस हो रहे हैं, बहुत ज्यादा सा, राइट. तो ट्रेनिंग पॉइंट्स कुछ मिस भी हो सकते हैं बट उसके लिए टेस्ट एरर ज्यादा हो गए ना. तो दिस इज बेसिकली समथिंग ओवरफिटिंग फिनोमेना. सो आई विल जस्ट क्विकली ड्रॉ कर्व. तो सपोज कर्व कैसा होता है. सो दिस इज मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी. ओके. मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी. तो ट्रेनिंग एरर मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी जब बढ़ता है तो ट्रेनिंग एरर यहाँ पे बोलता हूँ ट्रेन एरर कम होते जाता है. ओके. और टेस्ट एरर भी कम होते होने के बाद यहाँ से फिर बढ़ना भी चालू होता है. तो ये होता है टेस्ट एरर. तो यहाँ पे एक थिन लाइन जो है ना, ये होता है योर ऑप्टिमल पॉइंट. इसके इसके पहले ये देखो सपोज जितना इधर जाओगे दिस इज अंडर फिटिंग. जितना इधर जाओगे दिस इज ओवर फिटिंग. क्यों ओवर फिटिंग? बिकॉज चेन एरर बहुत कम करने के लिए मॉडल को तुमने ओवर फिट कर दिया है. उसमें जनरलाइजेशन कम हो गया और टेस्ट एरर ज्यादा हो रहा है. अंडर फिटिंग में क्या होता है, मॉडल को ट्रेनिंग कम किया है बेसिकली, दोनों एरर ज्यादा है. तो ये होता है सिचुएशन. अभी देखते हैं मॉडल कम्प्लेक्सिटी अगर ज्यादा कर दे विच आर द फॉलोइंग टिपिकली रिड्यूसेस ओवरफिटिंग. ओवरफिटिंग कम किससे होता है? मॉडल कम्प्लेक्सिटी अगर ज्यादा कर दिया तो मतलब क्या 2 डिग्री से 10 डिग्री कर दिया, कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो गया तो फिर ओवरफिटिंग हो रहा है और ज्यादा. तो इससे तो कम नहीं होगा. लेकिन मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी अगर कम किया तो इससे हो सकता है. देन इंक्रीज द नंबर ऑफ ट्रेनिंग पॉइंट्स. अगर ट्रेनिंग पॉइंट्स बहुत कम है तो इसमें तो मॉडल बहुत ओवरफिट कर सकता है. लेकिन अभी थोड़ा जनरलाइज वर्जन दे दिया, चलो क्या हो गया फिर. जैसे अभी देखो मैं यहाँ पे एक छोटा सा और एक एग्जांपल दिखा देता हूँ कि सपोज ट्रेनिंग ये है तुम्हारे ट्रेनिंग पॉइंट्स. इतने सारे, बस 5 ट्रेनिंग पॉइंट्स है. तो इसमें तो तुम अभी इतना अच्छा डेटा फिट कर दिया, ठीक है. और सपोज कुछ टेस्ट डेटा ऐसा है, कुछ टेस्ट डेटा ऐसा हो गया. तो सारे बहुत गलत हो गए, राइट. लेकिन इस टेस्ट में से सपोज बहुत सारे ट्रेन डेटा भी होता तो फिर समझ में आता कि हाँ ठीक है, कर्व कुछ यहाँ से गुजरना चाहिए था.
राइट। तो ट्रेनिंग एग्जांपल्स कम हो गए तो ओवरफिट कर सकता है, तो ट्रेनिंग एग्जांपल्स बढ़ाओ, इंक्रीज। सो ऑप्शन सी इज राइट। ओके, आई होप यू गॉट दैट। नेक्स्ट वन पे जाते हैं। इंक्रीजिंग द रेगुलराइजेशन कोएफिशिएंट वैल्यू इन रिज रिग्रेशन विल टिपिकली डू व्हाट। देखते हैं पहले कि ये रिज रिग्रेशन में लीनियराइजेशन कोएफिशिएंट क्या होता है। व्हाट इज रिज रिग्रेशन? बेसिकली देखो, रिज रिग्रेशन में एक अल्फा डब्ल्यू स्क्वायर का टर्म ऐड होता है। सो यूजुअल एरर प्लस दिस, इसको बोलते हैं आप लोग रिज रिग्रेशन। ऑल्सो समटाइम्स बोलते हैं L2 नॉर्म रिग्रेशन। ओके, क्योंकि ये सेकंड डिग्री है, और अगर 1 डिग्री होता तो फिर उसे बोलते हैं 1 डिग्री होता तो उसे बोलता है L1 नॉर्म। इसका और एक नाम भी है लैसो, लैसो रिग्रेशन। ओके, लेकिन आज उसमें नहीं जाते हैं। तो रिज रिग्रेशन में ये वाला टर्म, तो सपोज ये कोएफिशिएंट है, ये है रिज रिग्रेशन का कोएफिशिएंट, ये वाला टर्म इंक्रीज हो गया, तो एरर के साथ ये जो डब्ल्यू स्क्वायर का जो पैरामीटर है, इसके टोटल एरर में, टोटल लॉस में ये वाला टर्म का क्या बोल रहा हूँ, वेट ज्यादा हो गया। तो वेट ज्यादा हो गया तो फिर बेसिकली लॉस बहुत ज्यादा हो गया। कम एरर कम है लेकिन लॉस फिर भी ज्यादा हो रहा है, तो मतलब तुम बोल रहे हो मॉडल बहुत कम्प्लेक्स हो रहा है, तो मॉडल कम्प्लेक्सिटी कम करो। जैसे अभी देखो, लॉस इक्वल्स टू एरर, मैं ऐसे बोल रहा हूँ एरर प्लस, और मैं ऐसे सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ सब कुछ, रेगुलराइजेशन पैरामीटर। अभी एक टाइम तक क्या होता है कि यहाँ पे सपोज रेगुलराइजेशन पैरामीटर को बोल रहा हूँ हम, तो कोएफिशिएंट, रेगुलराइजेशन कोएफिशिएंट, तो ये कोएफिशिएंट बढ़ गया तो मतलब रेगुलेशन टर्म भी बढ़ जाएगा। तो इसके साथ मैं हर किसी का कर्व दिखाता हूँ। ये होता है मॉडल कम्प्लेक्सिटी। मॉडल कम्प्लेक्सिटी क्या होता है बेसिकली, अभी अगर इसका कुछ बेसिकली ऐसा कुछ कर्व नहीं है, बट मैं बोल रहा हूँ कि कम होता है। देखो ये ऐसे मॉडल कम्प्लेक्सिटी तुम तो ऐसे क्वांटिफाई नहीं कर सकते ना, तो 1 डिग्री 2 डिग्री मतलब स्ट्रेट लाइन में कम हो रहा है कि ऐसे तेरह होके कम हो रहा है, उसका कुछ हाइपरबोलिक कम हो रहा है, ऐसा कुछ गारंटी नहीं है, लेकिन कम होता है। ये होता है रिलेशन। नेक्स्ट रिलेशन इज लॉस। तो रेगुलराइजेशन कोएफिशिएंट बढ़ रहा है तो लॉस भी बेसिकली बढ़ेगा, और लॉस अगर बढ़ रहा है तो कम एरर में, तो फिर एरर अगर सपोज रेगुलराइजेशन कोएफिशिएंट कम हुआ, तो यहाँ पे एरर अगर ओके, चलो मैं एक यहाँ पे एरर वर्सेस लॉस का कर्व बनाता हूँ। तो ये होता है अल्फा इक्वल्स टू जीरो का कर्व। ओके, अल्फा इक्वल्स टू जीरो का कर्व, राइट, बिकॉज वाई इक्वल्स टू एक्स, एरर इक्वल्स टू लॉस। अल्फा अगर बढ़ने लगा तो इसके साथ एक और टर्म ऐड होता जाएगा। ओके, तो ये होता है अल्फा ग्रेटर देन जीरो का, ये होता है अल्फा लेस देन जीरो का, जो हम लोग कंसर्न है ही नहीं बेसिकली। तो अभी अल्फा अगर ग्रेटर देन जीरो है, तो अभी बोल रहा है कि इंक्रीज द बायस ऑफ द रिजल्टिंग मॉडल। तो बायस इंक्रीज करने का मतलब क्या है? अगर देखो, अगर रेगुलेशन पैरामीटर बढ़ रहा है, जीरो से ज्यादा है, तो ये अगर जीरो से बहुत ज्यादा हो गया तो अल्फा ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो का ये होगा, बहुत ज्यादा हो गया। तो जितना बढ़ेगा उतना कम लॉस में, कम एरर में लॉस ज्यादा आएगा। तो लॉस बहुत ज्यादा आ रहा है मतलब तुम फिर से डब्ल्यू को कम करने की कोशिश करोगे। अगर डब्ल्यू को कम करने की कोशिश करी तो फिर एरर बढ़ता जाएगा, राइट। तो यही होता है बेसिकली यूजुअल रिलेशन की। रेगुलेशन पैरामीटर तुम बढ़ा दिया, मतलब बोल रहे हो मॉडल कम्प्लेक्सिटी पे बहुत ज्यादा जोर डाल रहे हो, तो मॉडल थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो गया तो भी उसका वैल्यू हाई हो जाएगा, तो लॉस ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मॉडल लेस कम्प्लेक्स करने की कोशिश करोगे। अभी देखते हैं बायस वेरिएंस का ट्रेड ऑफ कैसा होता है। कुछ ऐसा होता है, दिस इज वेरी कॉमन फॉर यू, राइट। दिस इज वेरिएंस, दिस इज बायस, एंड अभी ये वाला जोन क्या होता है? ओवर फिटिंग, राइट। ये वाला जोन क्या होता है? अंडर फिटिंग, राइट। ये वाला बीच वाला ट्रेड ऑफ। ओके, नाउ अभी बोल रहे हैं रेगुलेशन कोएफिशिएंट जितना ज्यादा होगा उतना क्या होगा, ये इस तरफ जाएगा। कोएफिशिएंट ज्यादा रहा है मतलब मॉडल लेस कॉम्प्लेक्स करो तो मॉडल अंडर फिट करेगा, धीरे धीरे इस तरफ जाएगा। तो अभी बायस बोल रहे इंक्रीज कर दिया, तो बायस ऑफ द बायस द इंक्रीज द बायस ऑफ द रिजल्टिंग मॉडल। ओके, तो रेगुलेशन पैरामीटर ज्यादा हो गया, तो अभी यहाँ पे ये क्लियरली ड्रॉ करते हैं डायग्राम। तो अल्फा, अल्फा अगर ज्यादा हो गया तो फिर क्या होगा? अल्फा ज्यादा हो गया तो मॉडल कम्प्लेक्सिटी क्या होगा? अभी समझाया, मॉडल कम्प्लेक्सिटी क्या होगा? कम होगा। मॉडल कम्प्लेक्सिटी कम होगा तो
फिटिंग कौन सा होगा? फिटिंग कौन सा होगा? कम हो गया तो अंडर, अंडर फिटिंग होगा, राइट? अंडर फिटिंग हो रहा है, अंडर फिटिंग हुआ तो बायस विल इंक्रीज। अंडर फिटिंग में बायस ऊपर होता है, बायस विल इंक्रीज। ओके, दिस इज राइट। देन विल डिक्रीज द बायस, डिक्रीज तो नहीं, डेफिनेटली नॉट। देन विल इंक्रीज द वेरिएंस, बायस अगर इंक्रीज हो रहा है तो वेरिएंस विल डिक्रीज, वेरिएंस इधर ऊपर होता है, वेरिएंस नीचे चला गया, तो ये भी नहीं, बट ये 1 and 4, 1 and 4 ऑप्शन बी। ओके, समझ गए? चलो नेक्स्ट वन देखते हैं। A decision tree classifier learned from a fixed training set achieves 100% accuracy on the test set. Which of the following algorithms trained using the same training set is guaranteed to give the model 100% accuracy? उसमें बोला लॉजिस्टिक्स, एसवीएम विद पॉलिनोमियल कर्नल, केन ईएस नेबर, नाइप बेस्ड क्लासिफायर। इसमें बहुत सिंपली ये क्वेश्चन सॉल्व करने का एक तरीका है, होता है डिसीजन ट्री और के नियरेस्ट बोला है ना, हाँ, के एन एन का एक इंटर रिलेशन है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूँ। ओके, चलो अभी हम लोग कुछ डेटा पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं। ओके, दिस इज सपोज दिस इज x1, दिस इज x2, ठीक है, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज सॉरी दिस इज ऑल्सो 1, दिस इज 2। ओके, अभी मैं ड्रॉ करता हूँ पॉजिटिव पॉइंट्स, ये होता है पॉजिटिव ग्रीन में। ओके, तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है। ओके, अभी मैं ड्रॉ करता हूँ कुछ नेगेटिव पॉइंट्स। ओके, सो यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, मैं एग्जाम्पल ऐसे सोच के नहीं रखा हूँ, बट लेट्स ट्राई दिस, आई होप दिस विल वर्क। नहीं करता है तो आई विल मॉडिफाई द एग्जाम्पल। तो डिसीजन ट्री कैसे काम करता है अभी? अच्छा, ये लाल वाला नेगेटिव है, मैं लिखना भूल गया, तो आई होप टू नो दैट कि नेगेटिव है ये। ओके, तो अभी देखते हैं कि डिसीजन ट्री बेसिकली काम कैसे करता है। ओके, सो अभी हम लोग पहले, ये फर्स्ट नोड हो गया। अभी मैं एक जजमेंट दे रहा हूँ कि फॉर फॉर x2 ग्रेटर देन 1, पॉजिटिव पॉइंट्स कितने हैं x2 ग्रेटर देन 1 में? 1 2 3 8 14, राइट? नेगेटिव पॉइंट्स कितने हैं? 4 5 6 7 8 9 10 10। फिर ये क्या हो गया? x2 लेस देन 1, इस पे पॉजिटिव पॉइंट्स कितने हैं? 9 पॉइंट्स। नेगेटिव पॉइंट्स कितने हैं? 20, राइट? अभी मैं इसको डिवाइड करता हूँ, सॉरी, अभी मैं इसको डिवाइड करता हूँ, सेकंड, इसका होगा x2 ग्रेटर देन 1 का कर लिया, राइट? अभी इसमें हम लोग एक डिवीजन डालने वाले हैं कि x1 लेस देन 1, x1 लेस देन 1। ओके, इसमें क्या होगा x1 लेस देन 1 में? पॉजिटिव पॉइंट्स कितने हैं? चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्चुअली बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिया मैं, इतना ही रखते हैं, ठीक है, चलो इतना ही रखते हैं, तो नंबर्स थोड़े चेंज हो जाएंगे। एक सेकंड, मैं थोड़ा बहुत ज्यादा ओवर कॉम्प्लीमेट कर दिया इस सिचुएशन को। चलो अभी मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है? अभी ये नोड हो गया, मैं इस पे वही सेम चीज बोल रहा हूँ कि x2 ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 के लिए पॉजिटिव कितने हैं? जल्दी काउंट करो। 8। ओके, नेगेटिव कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। x2 लेस देन 1, चलो एक ग्रेटर देन इक्वल टू कर दिया, हाँ, लेस देन 1, इसके लिए पॉजिटिव पॉइंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नेगेटिव पॉइंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। वेरी गुड। अभी इसको हम लोग डिवाइड करने वाले हैं x1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, x1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 के लिए पॉजिटिव पॉइंट्स कितने हैं? तो एक ये वाला डिवीजन हो गया, x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, x, ये वाला डिवीजन हो गया, यू कैन सी दैट। हाँ, अभी हम लोग बोल रहे हैं x1,
तो x1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 के लिए पॉजिटिव पॉइंट्स कितने हैं? अगर अच्छा यहाँ पे सिर्फ वो वाले पॉइंट्स है, तो यहाँ x1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 का लॉजिक यहाँ पे लगेगा, उसके साथ x2 ग्रेटर देन 1 का भी लॉजिक लगेगा। तो पॉजिटिव पॉइंट्स हो गए 0, बिकॉज इस हाफ में कोई पॉजिटिव पॉइंट्स नहीं है। और नेगेटिव पॉइंट्स कितने हैं? सारे नेगेटिव्स है, बेसिकली 10 नेगेटिव्स है। और नेक्स्ट वन इज x1 लेस देन 1 का पॉजिटिव कितने होंगे यहाँ पे? x1 लेस देन 1 के लिए पॉजिटिव कितने होंगे? 8। नेगेटिव कितने होंगे? 0। यहाँ पे देख लो x1 x1 एक सेकंड, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 के लिए कितने होंगे? पॉजिटिव 9 होंगे, नेगेटिव होंगे 0। और x1 ग्रेटर लेस देन 1 के लिए पॉजिटिव 0, नेगेटिव 8। तो सारे लीफ नोड्स और डिवीजन होगा ही नहीं। तो ये चारों सेट में ये दो डिसीजन, दो ये एक रूल हो गया सेट ऑफ फीचर्स के ऊपर, ये एक सेट ऑफ फीचर्स के ऊपर रूल हो गया। दोनों रूल्स है, डिसीजन ट्री ऐसे डिवाइड कर दिया, राइट? तो ऐसे डिसीजन ट्री 100% एक्यूरेसी अचीव कर लिया। अभी सोच लो KNN में ये क्या होगा? तो बेसिकली KNN आल्सो कैन आइडेंटिफाई दीस क्लस्टर्स, राइट? डिफरेंट क्लस्टर्स है बेसिकली। अगर तुम्हें डिसीजन ट्री से कुछ ऐसे डिवीजन से तुम्हें पता चल रहा है कि हाँ ये काम हो रहा है, ऐसे बहुत सारे डिसीजन बाउंड्रीज ऐसे ड्रॉ करके तुम क्लासिफाई कर पा रहे हो, तो ये तो सारे अलग अलग क्लस्टर्स भी हो गए ना। KNN आल्सो कैन सक्सीड। सो दैट इज व्हाई ये दोनों सेम होते हैं, बेसिकली एक साथ काम करते हैं, काइंड ऑफ सेम आइडिया। तो ऑप्शन 3 किस में होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट वन देखते हैं। ओके, सो दिस वन इज बहुत इजी क्वेश्चन, दिस इज very easy. A maximum margin linear SVM1 is learned for a binary classification task. Another maximum margin SVM2 is trained for the same task using the same training set, but with one of the non-support vector of SVM1 removed. Which one of the following statement is true? SVM कैसे काम करता है देखो, the negative points, the positive points. तो linearly separable data ही मैंने लिया है, okay? Okay. अभी एसवीएम क्या करता है? मार्जिन को मैक्सिमाइज करता है। तो व्हाट इज द मार्जिन? मार्जिन इज द सपोर्ट वेक्टर। मार्जिन, व्हाट इज द मार्जिन? मार्जिन इज द यू नो the gap between the decision boundary and the support vectors. What is the support vectors? तो linearly separable data में दो डिफरेंट क्लासेस के अंदर जो लास्ट वाला वेक्टर होता है दैट इज द सपोर्ट वेक्टर। हियर दिस वन इज द सपोर्ट वेक्टर। तो यू कैन इमेजिन अ मार्जिन फ्रॉम दिस सपोर्ट वेक्टर। हियर सपोज ये वाला आ गया है ना, हाँ, दिस इज द सपोर्ट वेक्टर। तो यू कैन इमेजिन अ मार्जिन ओवर हियर, और इन दोनों के बीच में से एक एसवीएम डिसीजन बाउंड्री ड्रॉ करेगा। इन दोनों के बीच में से डिसीजन बाउंड्री ये ड्रॉ करेगा यहाँ से। सॉरी, मेरा लाइन तो बहुत गलत है, बट डिसीजन बाउंड्री यहाँ से कुछ ऐसे ड्रॉ करेगा। अभी दे आर सेइंग कि सेम डेटा है बट वन ऑफ द नॉन सपोर्ट वेक्टर ऑफ एसवीएम1 इज रिमूव्ड। तो इसको हम लोग रिमूव कर दिया। चलो और 2-3 कर देते हैं, इसको भी रिमूव, इसको भी रिमूव, इसको भी रिमूव, इसको भी रिमूव, सब रिमूव, बहुत सारे नॉन सपोर्ट वेक्टर्स को रिमूव कर दिया। बट सपोर्ट वेक्टर तो सेम है ना, तो इसको फिर से इसी गैप में मार्जिन ड्रॉ करना है, तो डिसीजन बाउंड्री सेम ही होगा। दैट इज व्हाई एसवीएम1 एसवीएम2 का डिसीजन बाउंड्री सेम है। दिस वेरी इंट्यूटिव क्वेश्चन, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बट बहुत ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सोचना पड़ेगा इंट्यूटिवली, डीपली भी। ओके, सो दिस क्वेश्चन सेज दैट just a second. Yeah. So the question says, consider a multi-layer perceptron model with one hidden layer and one output layer. The hidden layer has 10 neurons and the output layer is 3 neurons. Okay, आगे जाने से पहले कुछ डिस्कस करते हैं। What is a multi-layer perceptron? What is a perceptron? This is a perceptron जिसपे basically what is a perceptron? एक simple word में बोलता हूँ। Perceptron is basically a neuron. तो one perceptron जिसपे यहाँ पे एक एक्टिवेशन फंक्शन होता है, इनपुट लेते हैं वेट मैट्रिक्स के साथ और कुछ आउटपुट देते हैं। तो दिस इज अ न्यूरॉन बेसिकली। तो व्हाट इज अ मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन? अ मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन इज समथिंग लाइक दिस, राइट? व्हाट इज दिस? अ फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। सो मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन इज नथिंग बट अ फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। ऐसे सोचो, अभी बहुत इजी लगेगा। ओके, सो फीड, इसको इसको काट के मैं लिख देता हूँ, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, और इन सिंपल टर्म जस्ट न्यूरल नेटवर्क।
विथ वन हिडन लेयर, एक हिडन लेयर है बीच में और एक आउटपुट लेयर है। द हिडन लेयर हैज 10 न्यूरॉन्स, द आउटपुट लेयर हैज 3 न्यूरॉन्स। ओके, चलो ड्रॉ करते हैं। सो देयर इज अ हिडन लेयर, इस पे कितने न्यूरॉन्स है? 10 न्यूरॉन्स, तो 1 to 10। गुड। और इस पे एक आउटपुट लेयर भी है, 3 न्यूरॉन। ओके, so the input to the multi-layer perceptron or neural network has 5-dimensional vector. Okay, so here is a 5-dimensional vector. Okay, sorry, so vector. So each neuron is connected. Sorry, each neuron is connected to every neuron. तो इसका क्या मतलब हुआ? Fully connected layer. यहाँ पे handwriting थोड़ा खराब हो रहा है, but fully connected layer and a bias term is included for each neuron. The activation function used is sigmoid function, the total number of trainable parameters in the model. Okay, तो चलो अभी बोल रहे हैं यहाँ पे क्या है, ये fully connected layer है। Okay, तो basically ऐसे कनेक्ट होगा कुछ। Okay, तो अभी ऐसे देखते हैं कि इस न्यूरॉन को, इस न्यूरॉन में कितने सारे इनपुट्स आएंगे। या ये है 5 वेक्टर, सॉरी 5 डायमेंशन। ओके, तो सारे फीचर्स से एक इस पे आएगा, एक व्हाट शुड आई से, एक ट्रांजैक्शन बोल सकते हैं। तो सारे फीचर्स से एक वैल्यू यहाँ पे इस न्यूरॉन पे आएगा। तो इस पे तो सबके लिए एक डिफरेंट वेट होगा बेसिकली, हर किसी के लिए, राइट। जैसे अभी मैं ये बोलता हूँ कि सपोज ये हो गया, सबसे आ रहा है, तो सॉरी सबसे इसमें आ रहा है, तो ये हम बोल सकते हैं 1 1 1 2 1 3 1 4 W 1 5। तो सारे ये 5 हो गए, इसमें आ रहे हैं। और इसके साथ ये इसका फिर इसका फंक्शन क्या होगा? Suppose W 1 1 X 1, W 1 2 X 2, W 1 3 X 3, W 1 4 X 4, W 1 5 X 5 प्लस बायस 1, एक बायस टर्म भी होगा। तो इसके लिए कितने पैरामीटर्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 पैरामीटर्स। ऐसे सारे न्यूरॉन्स के लिए होंगे। कितने न्यूरॉन्स है? 10 न्यूरॉन्स। कितने पैरामीटर्स हो गए? 10 into 6। ओके, अभी नेक्स्ट लेयर पे चलते हैं। ये सिग्मॉइड है, इसके लिए भी फुली कनेक्टेड होगा। इस पे सबसे कितने आ रहे हैं? इस यहाँ पे भी कितने, इस लेयर में 10 न्यूरॉन्स है, 10 डिफरेंट वेट्स आएंगे। तो 10 वेट्स और इसके साथ सिग्मॉइड है तो एक बायस टर्म भी होगा। तो यहाँ पे कितने हो रहे हैं? 10 into 3 30 प्लस 3 33, और यू कैन से कि 3 into 11। तो यहाँ पे हो रहा है 60, यहाँ पे हो रहा है 33, दोनों मिला के आ गए 93। आंसर इज 93 पैरामीटर्स होंगे। समझ रहे हो? एक छोटा सा ऐसा न्यूरल नेटवर्क के लिए 93 पैरामीटर्स। दैट इज व्हाई दिस इज द बिगिनिंग, दिस इज द बेसलाइन ऑफ डीप लर्निंग। तो डीप फ्रेमवर्क्स यूज में जितने सारे पैरामीटर्स, इसको ट्रेन करने के लिए हाई कंप्यूटेशन चाहिए होता है, बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए होता है। सो या, those were the questions, and thank you for joining in this session. कुछ doubts हो, कुछ भी हो, you can join our Telegram channel, and also definitely if you want to prepare for GATE DA or GATE CSE, join our premium courses. We are teaching everything by hand in details. बेसिक लैंग्वेज में, हिंदी में हम लोग बोल रहे हैं, और आपकी हेल्प के लिए जितना भी लीनियंट हो सके वो समझा रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। फॉर गेट डीए प्रिपरेशन, अगर यू आर, इफ यू आर अपियरिंग इन 2024, then you can apply or try out our GATE DA Master Challenge series जो हम लोगों ने अभी लॉन्च किया है। That is for you guys, totally free of cost। आप लोग कुछ भी चार्जेस के बिना उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, एंड उसके साथ हम लोग टॉपर्स के लिए प्राइजेस भी दे रहे हैं। सो विदाउट एनी डिले, प्लीज ज्वाइन।